आपने कभी मछली पकड़ने वाली नाव देखी है, जिसमें नदी या समंदर से मछलियों को पकड़कर रखा जाता है, फिर उन्हें ऐसे ही फर्श पर बिखेर दिया जाता है। एक के ऊपर एक लदी मछलियां पहले तो तड़पती हैं, फिर घुटते घुटते हिम्मत छोड़ देती हैं। अब एक काम करते हैं, इस सीन को बदल देते हैं। नाव वही है, बस मछलियों की जगह इंसानों ने ले ली है। अब सोच कर देखिए, खतरनाक मौसम, समुद्री लहरों और गश्त लगाते सैनिकों से बचने की कोशिश करते भूखे प्यासे लोग, एक दूसरे के पसीने की गंध को सोखते लोग, एक अदद उम्मीद के लिए अनिश्चित और जानलेवा सफर पर निकले लोग। उम्मीद ये कि सफर पूरा होते ही उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कई दफा उम्मीद की उम्र छोटी पड़ जाती है, जैसे कि 14 जून को ग्रीस में हुआ। 700 से अधिक शरणार्थियों को लेकर जा रही एक नाव ग्रीस के तट के पास समंदर में पलट गई। अभी तक 79 लोगों की लाश बरामद हो चुकी है, कई बच्चे भी हैं। 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अभी भी 400 से 500 लोग लापता हैं। हादसे के बाद पूरी दुनिया सन्न है। इसकी एक वजह हादसों का ग्राफ भी है। 2 देशों में सबसे ज्यादा बवाल है। पहला है ग्रीस, हादसा उसकी सीमा के पास हुआ। सबसे पहले उसी के कोस्ट गार्ड्स के पास इमरजेंसी कॉल आई। ग्रीस का कहना है, हमने मदद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे इटली की तरफ जा रहे थे। फिर बीबीसी ने नाव का ट्रैकिंग रूट निकाला। इससे पता चलता है कि ग्रीस वाले झूठ बोल रहे हैं। असल में नाव 7 घंटे तक ग्रीस की सीमा पर एक जगह पर खड़ी थी। इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही है। 19 जून को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सख्त कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाव में सवार आधे से अधिक लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। तो आज हम समझेंगे हादसे के बाद पाकिस्तान में हंगामा क्यों मचा है, ग्रीस बोट हादसे की पूरी कहानी क्या है, और यूरोप के शरणार्थी संकट से पूरी दुनिया क्यों परेशान है। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कुछ आप बीती सुनिए। नंबर 1, सरकारी नौकरी से रिटायर शाहिद महमूद की जान उनके बेटे शाहयार सुल्तान में बसती थी। उनका इरादा था कि बेटा उनके साथ ही रहे। वो कहते रहे कि यहीं कोई बिजनेस कर लो, नौकरी ढूंढ लो, लेकिन शाहयार नहीं माना। एक ट्रैवल एजेंट ने उसको बहला फुसलाकर यूरोप जाने के लिए राजी कर लिया। बताया कि उस तरफ जन्नत है, एक बार पहुंच गए तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं करनी। शाहयार के पास पासपोर्ट और दूसरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। फिर भी एजेंट ने उसको दुबई की फ्लाइट में बिठा दिया। दुबई से उसे इजिप्ट और फिर लीबिया ले गए। वहां 4 महीनों तक रखा। फिर 9 जून को नाव में बिठाकर यूरोप की तरफ रवाना कर दिया। उसी रोज शाहयार ने अपने पिता को मैसेज किया, मैं नाव में बैठ गया हूँ, यहाँ पर कम से कम 500 लोग और हैं, हम 5 दिनों में मंजिल तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। 5वें दिन एक खबर आई। जिस नाव में शाहयार बैठा था वो ग्रीस के पास समंदर में डूब गई। अब उस खबर को भी 5 दिन बीत चुके हैं, मगर ना तो कोई मैसेज आया, ना ही शाहयार। शाहिद महमूद अपने बेटे की एक झलक भर देखने के लिए बेताब है। ट्रैवल एजेंट ने उनसे 22 लाख पाकिस्तानी रुपए, लगभग 6.25 लाख भारतीय रुपए लिए थे। वादा किया कि उनके बेटे को बेहतरीन जिंदगी हासिल होगी, लेकिन उनके हिस्से में एक ऐसा दर्द आया जिससे वे शायद कभी उबर पाएंगे ही नहीं। आप बीती नंबर 2, 2015 की बात है। सीरिया का सिविल वॉर चरम पर था। इस्लामिक स्टेट, अमेरिका, रूस, तुर्की, बशर अल असद, हर कोई अपना हित साधने में जुटा था। उनकी लड़ाई में आम जनता पिस रही थी। कासिम और तफाश तब नौजवान थे। सामने पूरा जीवन पड़ा था। घर वालों के समझाने पर उन्होंने सीरिया से निकलने का फैसला किया। किसी तरह ग्रीस पहुंचे, फिर समंदर के रास्ते जर्मनी तक का सफर पूरा किया। वहीं शरण भी मिल गई। वे 8 सालों से जर्मनी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें फिर से ग्रीस लौटना पड़ा। कासिम अपनी पत्नी इसरा को ढूंढने आए। वो भी हादसे वाली नाव में बैठे थे। कासिम को कुछ महीनों में जर्मनी की नागरिकता मिलने वाली थी। उन्होंने इसरा के साथ नया संसार बसाने का सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उनका सपना भी क्षीण होता जा रहा था। आप बीती नंबर 3, फादी नीदरलैंड में रहते हैं। वो बरसों पहले किसी तरह से सिविल वॉर से निकल वहां पहुंचे थे। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पुराने दिनों को उन्होंने लगभग भुला दिया था, लेकिन 14 जून की घटना उन्हें जबरदस्ती खींचकर उसी तरफ ले गई। उन्हें ग्रीस आना पड़ा, क्योंकि नाव में उनका छोटा भाई मोहम्मद भी था। कई घंटों तक वो हर आने जाने वाले को बेचैनी से तलाशते रहे। फिर पता चला कि कोस्ट गार्ड ने 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। उनमें से एक मोहम्मद भी था। आखिरकार जब फादी अपने भाई से मिले तो भावनाओं को काबू में नहीं रख सके। उसे कई बार चूमा और गले से लगाकर रख लिया, माने कह रहे हूँ अब फिर अलग मत होना।
ग्रीस में हुए हादसे के बाद ऐसी कितनी ही कहानियां समंदर से लेकर मुर्दा घरों तक बिखरी हुई हैं। लोग अपने मोबाइलों में तस्वीरें लिए अपने करीबियों की तलाश कर रहे हैं। कुछ बस इतना चाहते हैं कि कम से कम एक बार अपने लोगों को देख भर सकें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 500 लोग अभी भी समंदर में लापता हैं। उनमें से कई बच्चे भी हैं। कई दिनों तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी उनका पता नहीं चल सका है। उनके मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। इसके चलते इसे अब तक के सबसे भीषण नाव हादसों में गिना जा रहा है। यह हादसा हुआ कैसे? सवाल यही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नाव इजिप्ट से चली, रास्ते में लीबिया में रुकी। कुछ लोगों को वहां भी बिठाया गया, फिर वो इटली की तरफ रवाना हुई। सरकारी बयान में दावा किया गया कि नाव की पहली सूचना 13 जून को सुबह 11 बजे मिली। दोपहर 2 बजे अलार्म फोन के पास मदद के वास्ते एक कॉल आया, लेकिन जब तक कि अधिकारी नाव की लोकेशन पता कर पाते, फोन कट गया। अलार्म फोन एक इमरजेंसी फोन सर्विस चलाने वाली संस्था है। ये समंदर में फंसे शरणार्थियों की मदद करती है। ग्रीस के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने नाव पर मौजूद एक शख्स से संपर्क किया, लेकिन उसने कोई मदद नहीं मांगी। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए नाव को लोकेट किया गया, मगर नाव अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसे रोका नहीं गया। शाम होते होते अलार्म फोन की लोकेशन का भी पता चल चुका था। उनके पास मदद के लिए आने वाले कॉल्स की भरमार लग गई। उन्होंने ग्रीस कोस्ट गार्ड, यूरोपियन यूनियन और बॉर्डर एजेंसी और यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी को इसकी सूचना दी। कहा कि जल्द से जल्द लोगों की मदद की जाए। तब ग्रीस ने एक दूसरे जहाज लकी सेलर का सहारा लिया। उसके जरिए फंसे लोगों तक पानी और खाने का सामान भिजवाया, लेकिन वे लोग उनसे मदद लेने में हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इटली जा रहे हैं, हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। कोस्ट गार्ड ने उनके ऊपर नज़र बनाकर रखी, लेकिन वे रेस्क्यू को लेकर फैसला नहीं ले पाए। आखिरकार 13-14 जून की दरमियानी रात नाव का इंजन बंद पड़ गया। फिर धीरे धीरे नाव पानी के अंदर जाने लगी। तब जाकर कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस मामले में ग्रीस की सरकार पर भी कई सवाल उठे। पूछा जा रहा है कि समय रहते लोगों की मदद क्यों नहीं की गई और अधिकारियों ने नाव में घुसकर खतरे का जायजा क्यों नहीं लिया। अधिकारियों का कहना है कि हमने नाव पर रस्सी फेंकी थी, हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन नाव में मौजूद लोगों ने रस्सी हटा दी। शायद उनका मदद मांगने का कोई इरादा नहीं था। इस वजह से हमने दूर रहकर इंतजार करना जरूरी समझा। हालांकि बहुत सारे लोग इस बयान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को ईमानदारी से पेश आना चाहिए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि डूबने से पहले ग्रीक कोस्ट गार्ड नाव को इटली की सीमा में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने भी सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ग्रीस के कई शहरों में प्रोटेस्ट की भी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीस और ईयू को घेरते हुए कहा, उनकी नीतियों के कारण भूमध्य सागर बहते हुए कब्रिस्तान में बदल चुका है, हम ये कभी नहीं सहेंगे। लेकिन भूमध्य सागर को बहता हुआ कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए आप नक्शा देखिए। उत्तर की तरफ यूरोप है, दक्षिण में दिखने वाले अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं, पश्चिम में अटलांटिक सागर है, जबकि पूरब की तरफ वेस्ट एशिया के देश है। इन सबके बीच में पानी का जो भंडार दिख रहा है वो भूमध्य सागर है। इसके किनारे पर जो इलाके बसे हैं उन्हें भूमध्य बेसिन का इलाका कहते हैं। इसमें तुर्की, सीरिया, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे देशों का हिस्सा शामिल है। आपको मालूम होगा कि सीरिया, लीबिया, इजिप्ट जैसे देश सिविल वॉर या अस्थिरता के संकट से जूझ रहे हैं। वहाँ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसी समस्याएं चरम पर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से गरीब देशों में भुखमरी का संकट पैदा हुआ। लोगों को अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए वे दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने सबसे बढ़िया विकल्प यूरोप होता है। यूरोप भूमध्य सागर के दूसरी तरफ है, यानी समंदर पार करते ही नई दुनिया। लोगों को उम्मीद होती है कि एक बार यूरोप में दाखिल हो गए तो किसी तरह रहने का जुगाड़ भी हो जाएगा, लेकिन उन्हें वीज़ा मिलने में मुश्किल होती है, क्योंकि यूरोप के देश भी हज़ारों लाखों लोगों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहते। ये अलग बात है कि सिविल वॉर और आर्थिक संकट की जड़ में यही पश्चिम देश है। खैर, जब लोगों को वीज़ा नहीं मिलता या वैध तरीके से जाना नामुमकिन हो जाता है, तब वे अवैध तरीका अपनाते हैं। इस क्रम में वे फेक ट्रैवल एजेंट्स और स्मगलर्स के चंगुल में फंस जाते हैं, जो उनसे खूब सारा पैसा लेते हैं और फिर उन्हें किस्मत के सहारे छोड़ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जिन नावों में शरणार्थियों को बिठाया जाता है वे अक्सर पुराने होते हैं, उनमें कोई ट्रैकर नहीं लगा होता। जब कभी खतरा आता है तो कैप्टन छोटी नाव में बैठकर भाग जाता है, और तो और नाव में लोगों को ठूंस कर भरा जाता है। वहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। ग्रीस हादसे के सर्वाइवर्स का कहना है कि नाव डूबने से पहले ही 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, भूख, प्यास और दम घुटने से।
वैसे ये हादसा पहला नहीं है और आशंका है कि ये आखिरी भी नहीं होगा। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से भूमध्य सागर में कम से कम 20,000 से अधिक शरणार्थियों की मौत या फिर वे लापता हो गए हैं। इस वजह से इसे सबसे खतरनाक माइग्रेंट रूट भी कहा जाता है। इस संकट से यूरोप इतना परेशान क्यों है? इसकी 3 वजहें हैं। नंबर 1, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या। यूरोप में शरणार्थी संकट 2015 में शुरू हुआ। उस बरस लगभग 13 लाख लोग यूरोप में शरण लेने पहुंचे थे। इनमें से अधिकतर सीरिया के सिविल वॉर से भाग कर आए थे। तब से अब तक दुनिया भर में आंतरिक विद्रोह और दूसरी समस्याओं का ग्राफ ऊपर ही गया। इस वजह से अपना देश छोड़कर यूरोप आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इस अनुपात में अवैध रास्ते से आने वालों की संख्या भी बढ़ी है। यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 2023 में जनवरी से मार्च के बीच लगभग 36,000 लोगों ने भूमध्य सागर पार किया। ये संख्या पिछले बरस की तुलना में दोगुनी है। कहा जा रहा है कि ये संख्या और बढ़ेगी। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन की कमी। ईयू के देश शरणार्थियों को रखने को लेकर आपस में सहमत नहीं है। उनके बीच अक्सर सीमा की लड़ाई चलती रहती है। वे इस संकट को अपने सिर से उतारकर दूसरे पर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी इटली के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ईयू ने उन्हें सदस्य देशों में बराबर बांटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसको लेकर कई देशों में मनमुटाव भी पैदा हुआ है। नंबर 3, मानवाधिकार उल्लंघन का दाग। पश्चिमी देश हमेशा से खुद को मानवाधिकार का झंडा बरदार बताकर पेश करते हैं, लेकिन बढ़ते शरणार्थी संकट के बीच उन्होंने अपना ढर्रा बदल दिया है। यूके सरकार शरणार्थियों को रवांडा शिफ्ट करने के प्लान पर काम कर रही है। इसके अलावा ऋषि सुनक ने स्टॉप द बोट्स बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी भी कर ली है। इसके तहत अवैध तरीके से यूके आने वाले शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस लौटाया जा सकेगा। लौटाने से पहले उन्हें होटलों की बजाय शिप कंटेनर या वीरान पड़े सैन्य अड्डों पर रखा जाएगा। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कानून से हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति जान जोखिम में डालकर आ रहा है, फिर उसे वापस भेजकर आप उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आलोचनाओं और विरोध के बावजूद सुनक सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार भी एंटी माइग्रेंट कानून लाने वाली है। और एक पहलू समझ लीजिए, शरणार्थी संकट ने यूरोपीय देशों की राजनीति को भी प्रभावित किया है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। 2015 में तुर्की के रास्ते ईयू में घुसने वाले शरणार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई। कई देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। तब मार्च 2016 में ईयू ने तुर्की के साथ एक डील की। इस डील के तहत तुर्की ने शरणार्थियों को अपने यहाँ रोकना शुरू किया। इसके बदले उसे लगभग 60,000 करोड़ रुपए टर्किश नागरिकों को यूरोप में वीजा फ्री ट्रैवल और दूसरी सुविधाएं मिली। मौजूदा समय में तुर्की में 34 लाख से अधिक सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है। रेजेप तैयब अर्दोआन की मुख्य विरोधी गठबंधन टेबल ऑफ 6 ने 2 साल के अंदर सभी सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेजने का वादा किया था। उन्हें अच्छा खासा समर्थन भी हासिल हुआ, हालांकि वे चुनाव हार गए। इटली में जॉर्जिया मेलोनी ने पूरा प्रधानमंत्री चुनाव शरणार्थियों के मुद्दे पर लड़ा। वो उन्हें बाहर निकालने का दावा करती रही। आखिरकार नतीजों के बाद उनकी पार्टी ने सरकार बनाई। मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री बनी। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के विरोधी एरिक ज़ेमोर ने प्रवासियों पर रोक लगाने को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। ज़ेमोर ने कई किताबें भी लिखी। इनमें वो फ्रांस के पतन के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार बता रहे हैं। फ्रांस में एक धड़ा ज़ेमोर को बेहद पसंद करता है। अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 7% से अधिक वोट हासिल हुए थे। हालांकि थोड़ी सॉफ्ट मगर कमोबेश ज़ेमोर को नक्शे कदम पर चलने वाली मरीन ला पेन ने 41% से अधिक वोट जीतकर सबको चौंका दिया। अगली घटना बेलारूस की है। जुलाई 2021 में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ईयू के खिलाफ एक अभियान चलाया। उनके आदेश पर मिडिल ईस्ट और बेलारूस के बीच खूब सारी फ्लाइट्स चलाई गई। शरणार्थियों को टूरिस्ट वीजा देकर लाया गया और उन्हें बेलारूस की पूर्वी सीमा पर पहुंचा दिया गया। ये सीमा ईयू के 3 देशों से लगती है, पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया। शरणार्थियों के सामने कोई समंदर नहीं था, सिर्फ एक बॉर्डर था। कुछ फौजी थे जिन्हें पार करते ही वे ईयू में घुसने में सफल हो जाते। उन्हें पीछे से लुकाशेंको का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन ईयू के देश इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बॉर्डर पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। इधर लुकाशेंको ने शरणार्थियों को पीछे आने से रोक दिया। ये बीच में फंस गए। कई महीनों तक यही टकराव चलता रहा। कोई भी शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार नहीं था। जब ईयू ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किए, तब जाकर वो झुका। वे शरणार्थी अभी भी बेलारूस में फंसे हुए हैं। आशंका है कि लुकाशेंको उनका इस्तेमाल कर 2021 वाली स्थिति दोबारा पैदा कर सकते हैं। तो ये तो हुआ यूरोप के शरणार्थी संकट का तियापाचा।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसमें पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक संकट। महंगाई की रफ्तार तेज है, अनाज का संकट है, बेरोजगारी बढ़ रही है। IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ से अधिक लोग पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 2022 में आई बाढ़ के बाद स्थिति और ज्यादा विकराल हुई। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि बाढ़ के चलते कम से कम 90 लाख प्रभावित हो सकते हैं। सरकार खुद चुनौतियों से जूझ रही है, उसके अस्तित्व पर खुद ही खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वो एकजुट होकर इन मुश्किलों से नहीं निपट पा रही और ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि बरसों से चली आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तानी नागरिक जोखिम लेकर यूरोप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में वे जालसाज एजेंट्स के चक्कर में फंसते हैं और फिर शुरू होती है एक अनिश्चित यात्रा, जिसके सुखद अंत कभी तय नहीं होता। 14 जून को ग्रीस में यही हुआ। नाव में 400 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। उनमें से 12 को बचा लिया गया, बाकियों के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। उनकी याद में 19 जून को पाकिस्तान का झंडा आधा झुका दिया गया। एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा हुई है। पाकिस्तान में और क्या हो रहा है? सरकार ने मामले की जांच के लिए 4 मेंबर्स की टीम बनाई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने मुख्य संदिग्ध वकास अहमद को अरेस्ट कर लिया। आरोप है कि उसी ने पाकिस्तानी नागरिकों को यूरोप भेजने का लालच दिया और बदले में लाखों रुपए भी लिए। वकास के अलावा भी कई और संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। इस घटना पर पाकिस्तान की संसद में भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। पहले दिन एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री चिन वांग से हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरी ब्लिंकन और पूर्व विदेश मंत्री वांग की मुलाकात में। इसमें ताइवान पर चर्चा हुई। वांग ने ब्लिंकन से कहा कि चीन किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। वे बोले, अमेरिका चीन पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को हटा दे और उसके निजी मामलों पर टांग अड़ाना बंद कर दे। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 20 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरे को लेकर क्या तैयारी है, दौरे में क्या होने वाला है, पॉइंट्स में जान लेते हैं। पीएम मोदी 20 जून को न्यूयॉर्क जाएंगे। वहां इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी उनका स्वागत करेगी। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय में इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। उसी शाम वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के लिए रवाना होंगे। वहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। उसी रात बाइडेन पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय भोज देंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बाइडेन और पीएम मोदी की मीटिंग शुरू होगी। 23 जून को पीएम मोदी के अमेरिका के दिग्गज लोगों से मुलाकात होगी। इसमें कई बड़ी कंपनियों के CEO भी शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी इजिप्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। इन दौरों की अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। फिलहाल हम आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि युगांडा से है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक आतंकी संगठन ने युगांडा में एक स्कूल में हमला किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब स्टूडेंट्स हॉस्टल में सो रहे थे तभी ADF ने पेट्रोल बम से आग लगा दी। कई बच्चे आग की चपेट में आकर हताहत हो गए। हमले में 41 लोग मारे गए हैं। इसमें ज्यादातर छात्र हैं। हमला पांडवे नाम के कस्बे में हुआ। इसकी सीमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC से मिलती है। आतंकी हमले का आरोप अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी ADF पर लगा है। इसका प्रभाव वेस्टर्न युगांडा में हुआ करता था, लेकिन अब ये DRC तक फैल चुका है। साल 2019 में संगठन में फूट पड़ी और 2 गुटों में ये बढ़ गया। एक गुट इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका शाखा से जुड़ गया। स्कूल में हुए हमले का आरोप इसी गुट पर लगा है। अमेरिका ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। शुक्रिया।